हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका केवेलियर इंडिया पुणे के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिल रही है डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे वो एनडीए हो या फिर सीडीएस हो। लास्ट के लेक्चर में भी हमने कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे जो लास्ट एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। आज हम इसी सीरीज में नए पीवाईक्यू सोल्व करेंगे जो डेफिनेटली आपकी जो कमिंग एग्जाम है एनडीए हो या सीडीएस उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेरा नाम मोहन कुमार, और शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको पेपर को सोल्व करना है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर एलिशा टेस्ट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर, मतलब एलिसा क्या होता है, एक टाइप का टेस्ट होता है, वो किस डिजीज के लिए होता है। तो स्पेशली एलिसा का नाम क्या होता है। एलिसा जो होता है बेटा, एलिसा जो होता है उसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड, एलिसा को बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट ऐसे, समझ में आया, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और यह जो टेस्ट होता है बेटा बहुत ही जो सीरियस डिजीज होता है जैसे कि एड्स, इसके लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कुछ स्पेशल जगह से काटने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो डीएनए को काटने में जो हेल्प करेगा वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। तो ये आरएनए को कट करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, आरएनए को कट नहीं करते। उसके बाद में ये भी गलत है कि कट दी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी नहीं होता। कट दी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर करेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, और वो एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डीएनए को कई स्पेशल जगह से काटने में कैपेबल होते हैं। ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। एक तो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए को मिडिल पार्ट से काटते हैं, कहीं से भी काट देंगे। ठीक है ना। और जो कॉर्नर साइड पे काटने का काम करेंगे वो करेंगे एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल नीव सीजर्स यूज्ड इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, डीएनए को काटने के लिए कौन से एंजाइम्स यूज किया जाते हैं जिनको केमिकल सीजर्स भी बोला जाता है। आणविक कैंचियां जो होती है, मतलब जो केमिकल सीजर्स होता है जो डीएनए को काटने का काम करता है। जो अभी हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वही क्या होते हैं, केमिकल सीजर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एंडोन्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है बेटा, एक्सोन्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस। और इसका फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां पर क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया। तो आपको एक स्टोरी बताते हैं। जैसे कि पहले क्या था, इंसुलिन जो था वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अवेलेबल जो करवाया जाता था, वो पहले पिग्स या फिर किसी अन्य जानवर को मारकर उसकी पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन कलेक्ट किया जाता है, और वो क्या होता था, ह्यूमंस पे एलर्जिक पैदा करता था। ठीक है ना। तो लेकिन जेनेटिक इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया, जिस जीन को वहां से कलेक्ट किया इंसुलिन के जीन को, और उसको मल्टीप्लाई किया गया, मतलब आराम से उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर अवेलेबल करवाया गया और आसानी से उसको लेबोरेटरी में बनाया गया। ठीक है ना। तो वो जो था सबसे पहले कौन सा था बेटा, इंसुलिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है ना। तो इंसुलिन एक पहला हार्मोन था जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो होती है बेटा एक्चुअली क्या होती है, CH4 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसको मीथेन तो होगा ही होगा, उसके अलावा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। उसके अलावा हाइड्रोजन तो होता ही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होगा। NO2 कभी भी इसका कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि NO2 इज अ डिफरेंट गैस। ठीक है ना, जो किसी कभी भी बायोगैस में लाइक उसका कॉन्स्टिट्यूट नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीथेन। सॉरी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा है ना, इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बायोगैस। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
इफ एक्सेस फर्टिलाइजर्स इज अप्लाइड टू ए प्लांट विदाउट वाटर, द प्लांट विल, तो मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है ना, कोई भी प्लांट है जो मान लीजिए ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उसको आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने नमक छिड़क दिया या मतलब साल्ट छिड़क दिया या फर्टिलाइजर डाल दिया, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजर अगर आपने डाल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ सकता है, आप बिल्कुल अंदाजे से कहिए। तो देखिए क्या होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने सॉल्ट या फिर फर्टिलाइजर अप्लाई किया तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें जो मिला लाइक एक सोलवेंट और सोल्यूट्स, तो सोल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बाहर जो पेस्टिसाइड्स होगा, सॉरी जो फर्टिलाइजर होगा या फिर सॉल्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा, जल की मात्रा, वाटर का लेवल कम होगा। तो वाटर का लेवल अगर कम होगा और इसके ऊपर क्या है बेटा, इसके ऊपर क्या आपने फर्टिलाइजर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, इसके लीव्स के ऊपर, तो इससे क्या होगा, लीव्स के अंदर तो वाटर कम हो जाएगा, वो सॉरी वाटर का लेवल क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, और बाहर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वाटर के जो होता है वो कहाँ से, लीव से बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, वहाँ की सेल गैस सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका सर करेक्ट आंसर जो है वो ये है बेटा, जो सेल है वो डाई हो जाएगी, मर जाएगी, किसके लिए, प्लाज्मोलाइसिस के लिए। प्लाज्मोलाइसिस होने की वजह से क्या होगा, जितनी भी सेल्स है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, जितनी भी सेल्स है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, यस। अब नेक्स्ट दीजिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फंगिसाइड्स, बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपका। तो इसका जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है बेटा कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना, ओके। तो ये बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है ये कैल्शियम सॉरी कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बना होता है, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन दी राइस फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर मतलब जिसमें डेफिनेटली कोई लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या फिर कुछ एल्गी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, जो क्या करता है लाइक किसी फसल को अच्छे से बनाने में और किसी फसल को वेल ग्रो होने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आपको बता दो बेटा, जो एजोला होता है, एजोला वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एजोला, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, बायो फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें, राइस फील्ड में, ठीक है ना, यस। फ्रॉम विच प्लांट लिस्टेड बिलो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इथेनॉल फॉर बायोफ्यूल इज ऑब्टेन, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इथेनॉल मतलब बोले तो C2H5OH, ठीक है ना, ये किससे प्राप्त होता है, फॉर बायोफ्यूल पर्पज से, ठीक है ना। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है फॉर लाइक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बेटा शुगर केन। तो यहाँ पर आंसर डी इज करेक्ट आंसर, समझ में आया ना, आंसर डी जो होगा बेटा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो शुगर केन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा एंडोसल्फान विच हैज बीन इन द न्यूज दिस डे, ये एक पेस्टिसाइड है, करेक्ट बात है। और पेस्टिसाइड है तो बेटा ये डिफरेंट टाइप के मॉथ हुआ, बीटल्स हुआ, ठीक है ना, उनसे फसलों को बचाने का काम करता है। तो फार्मर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, एंडोसल्फान का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो एक तरह का पेस्टिसाइड है, इंसेक्ट्स और पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी फील्ड्स होते हैं जहां पर मान लीजिए आप जो राइस उगा रहे हो, वीट उगा रहे हो, कोई भी फसल हो सकती है, कोई भी क्रॉप हो सकती है, उससे बचाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा मिलता है वो एंडोसल्फान मिलता है, जो कि एक टाइप का पेस्टिसाइड है, ठीक है ना। चलो आई होप यहाँ तक सब चीजें समझ में आ रही होगी आपको। जस्ट आपको याद रखना है कि दिस इज द लास्ट टाइम दैट योर एग्जाम्स आर वेरी नियर टू यू एंड योर सीरियस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए जिससे बायोलॉजी का आपका पोर्शन कवर हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। इस वजह से अच्छे से ध्यान से लेक्चर्स को रिवाइज करो। जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कैटल आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज, कैटल्स लाइक बफेलो एंड काउज राइट प्रेजेंट इन द ग्रास और फॉडर दे ईट, दिस एबिलिटी इज एट्रीब्यूट टू दी, मतलब बेटा क्या होता है
कि जो सेलुलोज का कंजप्शन जो करती है कैटल्स करती है, लाइक बफेलो हो सकती है, काउज हो सकती है, ठीक है ना, ये कैटल्स जो होती हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि इतनी सेलुलोज का डाइजेशन कैसे कर पाती है, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि आपको पता है बेटा कि इनकी जो गट्स होती है, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो रूमेन होती है, ठीक है ना, उसके अंदर सेलुलोज को डिग्रेड करने वाले क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर इज ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डन, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज की जाती है जिसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आराम से की जा सकती है। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको पता है हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, ठीक है ना। तो एक्चुअली विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डन। तो बेटा अगर मान लीजिए आप सदर्न ब्लॉटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होता है, डीएनए के लिए यूज किया जाता है। अगर नदर ब्लॉटिंग कर रहे हो तो उसको आरएनए के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, लाइक सेपरेट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। सो इसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगर में, तो डीएनए के लिए स्पेशली क्या यूज किया जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग यूज किया जाता है, ठीक है ना। सदर्न ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब होता है उस डीएनए को वहां से अलग कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following techniques can be used to stabilize the paternity of a child? मान लीजिए हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में क्या होगा, न्यूबॉर्न बेबीज हैं जो आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं जानते, उनके पेरेंट्स से ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं है, लेकिन बाई चांस क्या होता है कि उनके चाइल्ड जो होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं कभी कभी एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज हो जाते हैं बाई मिस्टेक हो सकती है, बाई एज ए रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से और उसको फिक्स करने के लिए कि किसका कौन पिता है या फादर और किसके पेरेंट्स कौन है, उसको डिसाइड करने के लिए बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही हेल्प करती है। तो आपको पता है बेटा इसके लिए कौन हेल्प करेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। आपको पता है इसके अलावा ये क्रिमिनल केसेस जितने भी होते हैं, रैप मर्डर के केसेस, जो भी क्रिमिनल जो आतंकवादी गतिविधियां जो होती है, टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं, उनमें जो सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है उनसे एस्टेब्लिश किया जाता है कि कौन असली अपराधी है और किसके लिए किसको सजा मिलनी चाहिए, वो सब किस कौन हेल्प करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सब कुछ चीज समझ में आ रही होगी। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जितना हो सके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको एनडीए और सीडीएस से रिलेटेड जितने भी आपको अपडेट्स हैं और जितना भी अच्छा सिलेबस आपको दे सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और डेफिनेटली आप हमारे चैनल से बने रहते हो तो आपका लक्ष्य एक दिन जरूर पूरा होगा, सीडीएस में एज ए लेफ्टिनेंट बनना है, एनडीए में एज ए लेफ्टिनेंट बनना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल अपना ध्यान यहाँ पर लगा के रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा आपको पता है गोल्डन राइस जाना जाता है बेटा विटामिन ए के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, विटामिन ए के लिए जाता है, लेकिन इसके कुछ प्रिकर्सर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे होता है बीटा कैरोटीन एंड फोलिक एसिड, सॉरी ये भी नहीं हो सकता, तो इसके लिए हो सकता है बेटा सी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना, बीटा कैरोटीन एंड आयरन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन और ये क्या होता है प्रिकर्सर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आंसर है सी इज करेक्ट आंसर, बीटा कैरोटीन एंड आयरन, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आई। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। योगर्ट क्या होता है, योगर्ट जो होता है बेटा एक टाइप का दही टाइप का होता है, ठीक है ना। ओके बटर दही जो होता है, ठीक है, योगर्ट को बनाने के लिए, दही को बनाने के लिए, राइट, जो मिल्क से बनता है जो प्रोडक्ट, उसको बनाने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया हेल्पफुल करते हैं, क्या क्या होता है। तो मेरे हिसाब से, और ये करेक्ट आंसर है बेटा कि आपको मान लेना है कि जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं वो करते हैं बेटा लैक्टोबैसिलस इज ए लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, और उसके अलावा बेटा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये भी क्या करता है बेटा, किसी भी योगर्ट को बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना तो ए होगा ना बी होगा, लेकिन क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है ना। ए एंड बी दोनों आंसर होंगे, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया आपको। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, यस कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिए और कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें मतलब उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी नॉलेज ये बता दूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके। उसके अलावा आपको पोटेशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है ना, और कैल्शियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा एक्चुअल में ये सारे के सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड पोटेशियम हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्या है बेटा, ये होता है, क्या होता है एक्चुअली, ये जो होता है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। चलो नाउ यहाँ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। इसमें क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा डिग्रेड किया, जैसे कि नष्ट हो सके, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे प्लास्टिक्स जो होती है, पॉलीथीन्स जो होती है बेटा, ये बहुत लंबे टाइम तक ज़मीन पे पड़ी रहती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, और ये डिग्रेड नहीं होते, ठीक है ना। जिससे क्या है कि वेस्ट बहुत बड़ा, वेस्ट मटेरियल जो होता है अर्थ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट अनबैलेंस हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो होते तो लिविंग प्रोडक्ट्स ही हैं, और वो डायरेक्ट आराम से उनको बायोडिग्रेड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनको डिग्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखिए पेपर, घास एंड ग्लास, ग्लास यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा वुड हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, लेकिन आयरन स्क्रैप नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं है। उसके अलावा सीवेज हो सकता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो सकता है, लेदर, मतलब दोनों ही नहीं है। तो आंसर इज डी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो डी इज करेक्ट। हाउ इट इज करेक्ट, देखो काउडंग जो होता है वो आराम से डिग्रेड हो जाएगा। पैडी हस्क जो होता है, पैडी एक जो फसल होती है, एक क्रॉप होती है, जिससे लाइक पैडी जो बोलते हैं, राइट। तो इसको ये भी आराम से बायोडिग्रेड होगा, और वेजिटेबल्स तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन वो करेक्ट है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड इज कन्वीनियंट टू कंट्रोल द स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। बेटा जो स्टोर्ड पेस्ट, स्टोर्ड ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको जब स्टोर्ड करते हैं तो उनमें क्या है कि कभी कभी कीड़ा लग जाता है, कीड़ा बोले तो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जिससे क्या होता है जो ग्रेन्स होते हैं वो सड़ने लगता है। सड़ने के अलावा आप देखोगे उनमें तो पूरा आटा बना के धर देती है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर उन चीज़ों को दीमक की तरह खाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है, फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट एक पेस्टिसाइड होता है, वो कंट्रोल करता है, जिसकी जो स्मेल होती है ना वो कंप्लीट किस में जाती है, कंप्लीट गेहूं वगैरह, वीट, राइस वगैरह में चली जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है एक्चुअली वो आराम से उनको सेव कर सकते हैं स्टोर में। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि फ्यूमिगेंट जो होता है वो एक ऐसा पेस्टिसाइड्स होता है जो कन्वीनियंट होता है किसके लिए, स्टोर्ड किसके लिए, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट्स के लिए, ठीक है ना। चलो नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड्स प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। कौन सी ऐसी ब्रीड है जो सबसे ज्यादा क्या पैदा करती है, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करती है। तो यहाँ पर बेटा ब्राउन स्विस भी नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा डच बेल्टेड भी कम करती है, एंड ब्लारकॉप। तो आपको याद रखना है बेटा सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो होगा वो कौन सी कैटल की ब्रीड करती है, वो करती है हॉलस्टीन। हॉलस्टीन जो होती है बेटा वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, किसका, मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं बोला बेटा फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब सबको ये कंफ्यूज होगा जी इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है बेटा जेनेटिक लेवल पे होती है, मतलब आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो या किसी भी चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो बेटा, डीएनए और आरएनए के लेवल पे कर रहे हो। किसके लेवल पर, डीएनए और आरएनए के लेवल पर कर रहे हो, समझ में आया, ठीक है ना। डीएनए एंड आरएनए के लेवल पे कर रहे हो, राइट। हाँ जो यहाँ पर जो होता है बेटा जेनेटिक इंजीनियर, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो पॉल बर्ग इज नोन एज दी फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो बताएगा ओके, उसको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मेंशन किया जाएगा उसका नाम, ठीक है ना, जो भी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस विच वाज इन्वॉल्व इन द डिजास्टर इन भोपाल इन दिसंबर 1984 वाज यूज्ड इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन करने के लिए, जो भोपाल गैस ट्रेजडी जो हुई थी, जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, बहुत से लोग मारे गए थे, ठीक है ना। तो वहां से क्या ली गई, तो उसका यूज जो किया गया एक्चुअली पेस्टिसाइड बनाने के लिए किया गया। क्या पेस्टिसाइड जो पेस्ट कंट्रोल में काम आता है, जो पैथोजेंस होते हैं, पेस्टिस जो होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, बीटल्स जो होते हैं, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पेस्टिसाइड के लिए यूज किया गया था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द टर्म सॉइल इम्पोवरमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। द टर्म सॉइल इम्पोवरमेंट ओके, इम्पोवरमेंट्स रिलेट्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा इस वर्ड का जो मीनिंग है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है ना। इस वर्ड का जो मीनिंग है किससे रिलेट करता है ये आपको बताना है। समझ में आया, ये जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है। तो आपको पता है कि एक्चुअली क्या होता है इस कंडीशन में इम्पोवेरिसमेंट, इसमें क्या होता है एक्चुअली क्वालिटी रिड्यूस्ड हो जाती है, किसकी, सोइल की क्वालिटी जो रिड्यूस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर सोइल क्वालिटी से रिड्यूस होने का मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा पहला सोइल इरोजन, उससे मतलब नहीं है, सोइल डिपोजिशन इससे मतलब नहीं है बेटा, नहीं, सोइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन दी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously of the same field defined pattern is known as, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए 2 क्रॉप्स आप अल्टरनेटिव फॉर्म में एक फील्ड में उगा रहे हैं, एक खेत में उगा रहे हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं। तो लाइक एक अंतर होता है, तो एक तरह से एंटर हो गई ना उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, इंटर क्रॉपिंग बोला जाता है उसको। चलो नाउ fertilizers are used to obtain higher yields of crops. However, all nutrients are usually not available in fertilizers. Which one of the following nutrients is usually not available in fertilizers? तो बेटा फर्टिलाइजर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अवेलेबल नहीं होता है। आप भी कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपको जो फर्टिलाइजर्स होंगे उसमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, फॉस्फोरस मिल जाएगा, लेकिन आयरन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज सच एज ब्लड, ऑर्गन्स, सीमेंस रिक्वायर लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूजेस ऑफ। अगर आप मान लीजिए ब्लड, सीमेंस एंड ऑर्गन्स, ठीक है ना, ब्लड, सीमेंस, ऑर्गन्स और कुछ भी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हुए, इनको अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टाइम तक सेव रखना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक उनको बचाना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप यूज करोगे। तो आपको पता है बेटा, सिंपल आपको ये पता है कि लिक्विड नाइट्रोजन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है लाइक एक क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी जो प्लांट प्रोडक्ट्स होता है या फिर कोई भी चीज़ है जिसको लॉन्ग टाइम तक आप सेव करना चाहते हो, तो आप उस पर सेव कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यस, कंसिडर द फॉलोइंग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एजेक्टोबैक्टर दिया हुआ है बेटा, क्लोस्ट्रिडियम दिया हुआ है, बेसिलस पॉलीमिक्सा दिया हुआ है, एंड वैम बोले तो वैस्कुलर आर्बिस्कुलर माइक्रोराइजा, ठीक है ना, वैस्कुलर आर्बिस्कुलर एंड माइक्रोराइजा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फ्री लिविंग है, दे कैन फिक्स द एटमोस्फियर नाइट्रोजन, क्या एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन दे कैन फिक्स एनी टाइम। तो आपको पता है बेटा ये तीनों ही जो बैक्टीरिया है ना, वो तीनों ही क्या होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो होगा जो आंसर होगा यहाँ पर बी होगा, 1 2 3 वाला, ठीक है। तो 25 में बेटा सेकेंड आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके, यस।
तो very very thankful to you that to watching our videos and you are hopefully you are liking that. Okay, so जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और नए वीडियो आपके लेके लाते रहेंगे बस, और मेहनत करते रहिएगा, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी द लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, whether from the NDA and the CDS. Thank you for watching our videos, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।